और वैसे तो और भी हैं ट्रांसफर्स, लेकिन जो आपके कोर्स में हैं हम लोग पहले उसको देखते हैं, और अगर समय रहेगा तो फिर बाकी के ट्रांसफर्स भी आपको बता देंगे। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पर है, जो सबसे पहले टाइप का ट्रांसफर लिखा हुआ है, इट इज सेल, यानी ट्रांसफर बाई सेल भी इसको आप कह सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ सेल इज कवर्ड अंडर सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसमें सेल की डिफिनेशन लिखी हुई है और उसके कुछ एसेंशियल्स लिखे हुए हैं। जैसे कि सेल्स की डिफिनेशन में लिखा हुआ है, सेल मीन्स अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सेल में ओनरशिप का ट्रांसफर हो जाता है। ओनरशिप का ट्रांसफर होने का मतलब कि उस पर जो मालिकाना अधिकार है, यानी उसका जो ओनर होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि सपोज ए ने, यहाँ पर एक बना हुआ है देखिए, ए ने बी को ट्रांसफर किया। ए के पास था हाउस, बी के पास है मनी। ए ने बी को क्या दे दिया, अपना हाउस दे दिया। बी ने उसके बदले में क्या दिया है, ए को पैसे दिए हुए। इसमें जो हाउस का ओनरशिप था वो पहले, इस ट्रांसफर के पहले ए के पास था, लेकिन इस ट्रांसफर के एग्जीक्यूट होने के बाद ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी बी को। अब इस पर अधिकार किसका हो गया, बी का हो गया। ए को उसके बदले में जो मिला मनी, वो क्या है, उसके लिए कंसिडरेशन है, इसको हम कंसिडरेशन बोलते हैं। ए को कंसिडरेशन में क्या मिल गया, मनी, और ए ने अपने हाउस का ओनरशिप बी को ट्रांसफर कर दिया। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इसमें ओनरशिप का ट्रांसफर होता है। किसके एक्सचेंज में ट्रांसफर होता है, यानी इसके बदले में क्या मिलता है, इन एक्सचेंज या इन कंसिडरेशन भी लिख सकते हैं इसे, पैसे के एक्सचेंज में। यानी कि जो ओनरशिप ट्रांसफर करेगा उसको बदले में क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, मनी मिलेगा। अब ये मनी पेड हो सकता है, मतलब कि तुरंत पे कर दिया जाए जब ट्रांसफर हो रहा है, उसी वक्त जैसे उसने ट्रांसफर के कागजात पे साइन किए उसी समय उसको ये पैसे मिल जाएं। या फिर जो ट्रांसफर का कागजात है, डॉक्यूमेंट है, जिसको हमने पढ़ा है रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें ये लिखा हो सकता है कि भाई बाद में पेमेंट कर देंगे। यानी बी इसको वादा कर दे कि बाद में हम तुम्हें महीने भर बाद, 2 महीने भर बाद, 6 महीने बाद इतना पैसा आपको दे देंगे। पेड हो सकता है या प्रॉमिस्ड हो सकता है, या फिर पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस्ड हो सकता है। मतलब मान लीजिए कि 50 लाख की प्रॉपर्टी ए ने जो बी को घर दिया है, हाउस दिया है, वो 50 लाख उसकी वैल्यू है। इसने उसको 25 लाख रुपए दे दिए, यानी पार्ट में पार्टली पेमेंट कर दिया, कुछ हिस्सा उसका पे कर दिया, और बाकी के 25 लाख उसने प्रॉमिस कर दिए कि हम आपको 6 महीने के बाद दे देंगे। तो ऐसा भी पॉसिबल है। और इन सारी ही चीजों में ये क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा, क्योंकि पैसे के बदले में ओनरशिप को ट्रांसफर किया जा रहा है। नाउ सेलर इज द पर्सन हु ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी। इस तरह के ट्रांसफर में ये सब क्या पढ़ेंगे हम लोग, ट्रांसफर के कैटेगरीज हैं, टाइप्स हैं, किस किस टाइप से ट्रांसफर होते हैं या स्पेसिफिक टाइप के ट्रांसफर्स हैं। इनमें पार्टीज का नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। जब सेल होगी तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, आप सुनते भी हैं हमेशा। सेलर होता है वो पर्सन जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, यानी इस तरह के ट्रांसफर में जो ट्रांसफरर होगा वो सेलर कहलाएगा, और जो ट्रांसफरी होगा, जिसको दिया जा रहा है प्रॉपर्टी, वो बायर कहलाएगा। ठीक है। और जो कंसिडरेशन होता है सेल में वो यूजुअली मनी होता है। इस बात को भी ध्यान रखना, ये सब एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें लिख के आ सकता है the consideration in case of transfer by sale under section 54 of transfer of property act is, उसके आगे ब्लैंक कर दिया कि जनरली कंसिडरेशन जो होता है सेल में वो क्या होता है, तो उसमें आपको मनी फिल करना है या ऑप्शंस में से चूज करना है। इसमें देखिए लिखा भी है कि ट्रांसफरर सेलर कहलाएगा और जो ट्रांसफरी होगा वो बायर कहलाएगा। ये एग्जाम्पल आप समझ चुके हैं, ए और बी के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ है। इसको इलिस्ट्रेशन के थ्रू भी आप लिख सकते हैं। ए सेल्स हिज हाउस फॉर ₹50 लाख टू बी, दिस इज कॉल्ड अ सेल। और इसके अलावा लिखा हुआ है कि यहाँ पर
जो ए है वो सेलर हो गया और बी क्या कहलाएगा, बायर कहलाएगा। और जो ₹50 लाख, जो 50 लाख रुपीज है वो क्या कहलाएंगे, कंसिडरेशन कहलाएगा ए के लिए। ठीक है, अब कुछ एसेंशियल्स लिखे हुए हैं फॉर अ वैलिड सेल। कोई भी सेल का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है या सेल के थ्रू जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है उसमें कुछ एसेंशियल्स होने जरूरी हैं। ये एसेंशियल्स हैं, पहला कि दो पार्टीज होनी चाहिए, एक सेलर हो और दूसरा बायर हो, दो पार्टीज इसमें होनी चाहिए। दूसरा है कि दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर हो, यानी कि हालांकि बोथ पार्टीज हर केस में जरूरी नहीं है, लेकिन ट्रांसफरर का कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। कभी कभी ट्रांसफरी जो हो, अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं भी हो, या मान लीजिए कि वो 18 ईयर्स से कम का है, तो भी वैलिड होता है सेल। लेकिन ट्रांसफरर का जो ट्रांसफर कर रहा है, जो सेल कर रहा है, सेलर बोलेंगे, जो सेल कर रहा है, उसका कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। कॉम्पिटेंट होने का मतलब हमने पढ़ा था शुरुआत के वीडियो में, पहले वीडियो में, कि वो 18 ईयर्स से ऊपर का होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, ओनर या ऑथराइज्ड पर्सन होना चाहिए। तो वो कंडीशंस ट्रांसफरर के पास या सेलर के पास यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए, तभी वो एलिजिबल होगा ट्रांसफर के लिए। फिर द प्रॉपर्टी टू बी ट्रांसफर शुड बी इन एग्जिस्टेंस। जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की बात की जा रही है वो अभी एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आदर्श ने प्रॉमिस कर दिया हमसे कि सर आज से 20 साल बाद मैं एक घर बनवाऊंगा, वो मैं आपको बेचूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो वो एग्जिस्टेंस में नहीं है ना, तो आज कैसे उस चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आज इन्होंने हमसे कहा कि सर आप डॉक्यूमेंट साइन कर दीजिए, मैं इस जगह पर घर बनवाऊंगा, आप हमें 50 लाख रुपए दे दीजिए, वो मैं आपको 10 साल बाद 20 साल बाद बेच दूंगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होना मतलब चाहिए। सर अगर कोई भी बिल्डिंग या जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर करते वक्त मतलब वास्तुक में होनी चाहिए। जी जी, एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, तभी उसका ट्रांसफर होगा, सेल हो पाएगा। दूसरा है कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर शुड बी मनी। सेल के केस में, क्योंकि हम सेल के एसेंशियल्स पढ़ रहे हैं, तो सेल के केस में आपको ये लिखना है कि यहाँ पर जो कंसिडरेशन होगा वो पैसा होगा, पैसे के बदले में ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही होगी। और आखिरी लिखा हुआ है द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, यानी कि जो भी फॉर्मेलिटीज कानून में लिखी हुई हैं कि इतनी वैल्यू के लिए इतने का स्टैंप लगेगा, इस तरह से रजिस्ट्री होगी, इतने विटनेस चाहिए, वो सारे लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मेलिटीज पूरे किए जाने चाहिए, तभी वो एक वैलिड ट्रांसफर माना जाएगा। तो ये इसके एसेंशियल्स हो गए। हम लोगों ने क्या पढ़ा सेल में, कि सेल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है एंड इट इज इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस। द प्राइस में बी पेड और प्रोमिस्ड, और पार्ट पेड एंड पार्ट प्रोमिस्ड। जो सेलर होता है, जो यानी कि जो ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी को, उसको हम लोग सेलर कहते हैं, एंड द पर्सन हु इज बाइंग इज कॉल्ड मतलब द पर्सन टू हुम इज इट इज ट्रांसफर्ड, या ट्रांसफरी जो होता है उसको बायर कहते हैं। सेलर और बायर दो पार्टीज हैं, याद रखिए। एसेंशियल एलिमेंट्स में टू पार्टीज मस्ट बी देयर, बोथ द पार्टीज शुड बी कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, especially the transferor must be competent to transfer, and the property to be transferred should be in existence. At the time of transfer it must be in existence. Consideration should be money, and the contract should be in accordance with the law, means all the formalities that are required for the transfer of that property must have been complied with, या कह सकते हैं कि fulfilled. केस एक इसका लिखा हुआ है, सारी चीजें आपकी बुक से रिलेवेंट ही पढ़ा रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए, लेकिन वो हम आपको नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वो आप फिर लर्न नहीं कर पाएंगे। केस लॉ भी आपके जो है बुक का ही दिया हुआ है, इसलिए आपको जो भी बताया जा रहा है ये मिनिमम वो चीजें हैं जो आपको याद करनी ही है, आपको ये चीजें पता होनी ही चाहिए। मदन पिल्लई वर्सेस बदर काली का एक केस था, उसमें एक कोर्ट का, उसमें जो प्लेंटिफ था, एक्चुअली प्लेंटिफ फर्स्ट वाइफ थी। जो यहाँ पर डिफेंडेंट है उसकी फर्स्ट वाइफ, डिफेंडेंट तो नहीं बोलेंगे यहाँ पर क्योंकि क्रिमिनल केस थोड़ी है। यहाँ पर जो आपका दूसरा पार्टी है, प्लेंटिफ कौन होता है, जो प्लेंट प्रेजेंट करता है, ठीक है, और जो रिस्पोंडेंट होता है जो उसका रिस्पॉन्स करता है। तो ये जो प्लेंटिफ है वो वाइफ थी
जो ओरिजिनल इसका ओनर था उसकी पहली वाइफ थी, और उसने मेंटेनेंस क्लेम किया अपने हस्बैंड से। द हस्बैंड ओरली ट्रांसफर्ड हिज लैंड ऑफ द वैल्यू ₹100। हस्बैंड ने 100 रुपए वैल्यू की अपनी जमीन ओरली बोल दी कि चलो ठीक है, हम तुम्हें ये अपनी जमीन दे देते हैं। फर्स्ट वाइफ थी का मतलब क्या कि उसने दूसरी शादी की होगी। जब उसने दूसरी शादी की तो पहली पत्नी ने कहा कि हमें मेंटेनेंस के लिए, हमें अपने खर्चे पानी के लिए पैसे दो, तो उसने 100 रुपए की अपनी जमीन जो है कह दिया ओरली कि हम तुमको दे रहे हैं। बाद में उसी व्यक्ति ने, उसी आदमी ने उस प्रॉपर्टी को एक रिटन इंस्ट्रूमेंट, एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू डिफेंडेंट को बेच दिया। ठीक है, यानी कि जिस पर्सन के खिलाफ इस औरत ने केस लाया था उस पर्सन को इसके हस्बैंड ने वो प्रॉपर्टी बेच दी थी। Plaintiff initiated a suit stating the transfer was initially made in her favor and subsequent sale to the defendant was not valid। यहाँ पर उस महिला ने ये दावा किया केस में कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है वो मेरी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने उसको मुझे ट्रांसफर किया था पहले, और इसको जो किया हुआ है ये वॉइड है, ये ट्रांसफर वैलिड नहीं है। डिफेंडेंट जो था उसने ये कहा कि जो ट्रांसफर है, जो जो ये औरत कह रही है, प्लेंटिफ जो है, उसने जो बात बोली कि प्रॉपर्टी मेरी है, तो इसका रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं इसके पास, इसको लिख करके तो दिया नहीं था, ओरली बोला था, तो ये प्रॉपर्टी इसकी नहीं हो सकती। ये दावा था जो डिफेंडेंट था। तो कोर्ट ने बोला कि जो प्लेंटिफ है उसने इस टाइटल को एक्वायर कर लिया ओरल ट्रांसफर से, और वो एंटाइटल्ड है इस प्रॉपर्टी की, और ये जो सेल हुआ है ये इनवैलिड है। ठीक है, हालांकि ये रजिस्टर्ड हुआ है लेकिन फिर भी ये इनवैलिड माना जाएगा। 100 रुपए तक की वैल्यू का जो सेल होता है वो ओरली हो सकता है, वो पोजीशन देकर के हो सकता है। आपने पढ़ा कि 100 रुपए से ज्यादा की जो प्रॉपर्टी होगी उसका रिटन रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट होना जरूरी है। 100 रुपए से कम में भी कर सकते हैं, लेकिन 100 रुपए से कम वाली का ओरली ट्रांसफर भी हो सकता है। कि अगर कोई अपनी जमीन या मकान 100 रुपए में बेच रहा है, 100 रुपए से कम में बेच रहा है, तो ओरली वो ट्रांसफर कर सकता है, कह सकता है कि ठीक है तुम घर में रहो, 100 रुपए में हमको दे दो, तो वो पॉसिबल है। इस बेसिस पर कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो ट्रांसफर था ये वैलिड था, जो ओरली किया गया था, उसकी वाइफ की ही ये प्रॉपर्टी। बाद में जो ट्रांसफर किया गया वो लिस पेंडेंस का डॉक्ट्रिन के वजह से इनवैलिड हो गया। ठीक है, अब इसमें जो आपको पूछना है वो आप पूछ लीजिए। ये सेल वाला था आपका, इतना आपको इसमें पढ़ना था। सो गए क्या सब? आकांक्षा जी सुनाई दे रहा है? यस सर। कुछ पूछना है इसमें? नो सर। अच्छा ठीक है, तो ये सेल था आपका। लीज उसके बाद है, सेकंड लीज। लीज सेक्शन 105 में है आपके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के। लीज का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय अ प्रॉपर्टी। ऊपर हमने क्या पढ़ा सेल में? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। लीज में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय प्रॉपर्टी। मतलब कि जैसे आप किराए पर कोई मकान लेकर रहता है, या किराए पर कोई जमीन लेकर के मान लीजिए खेती करता है, पट्टे पर जमीन लेकर के, तो वो सारे क्या है? लीज कहलाते हैं। लीज राइट टू एंजॉय ऑफ ए प्रॉपर्टी होता है। आपने किसी फ्लैट को किराए पर लिया और उस फ्लैट में आप रह रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो वो आप ने क्या किया है? लीज पर लिया है। अगर आपने उसको खरीदा है फ्लैट को, तो वो आपका एब्सोल्यूट राइट हो जाएगा, उसका ओनरशिप आपके पास आ जाएगा, आप उसके मालिक हो जाएंगे। लेकिन जब आपने उसको लीज पे लिया, किराए पर लिया, तो आप उसके मालिक नहीं हुए, बल्कि आप उसको क्या कर सकते हैं? एंजॉय कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके हिसाब से? जो कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हैं उसके हिसाब से आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। जैसे जनरली अगर उसमें जो लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट में किराएदारी के, कि आप उसमें कोई नई चीज बिना परमिशन के नहीं बनवा सकते, या बहुत से लोग लिखवा देते हैं कि आप उसको दूसरे किसी को किराए पर नहीं दे सकते।
तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए आप उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का राइट रखते हैं, यही लीज है। और ये लीज फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम भी हो सकता है या परपिचुटी के लिए भी हो सकता है। स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम का मतलब एक सर्टेन नंबर ऑफ डेज के लिए, कि जैसे 1 साल के लिए दे दिया, 2 साल के लिए दे दिया, 3 साल के लिए दे दिया, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए दे दिया, ऐसा हो सकता है। या फिर परपिचुटी के लिए हो सकता है, यानी परमानेंट लीज भी हो सकता है कि जीवन भर के लिए आपको दे दिया, हमेशा के लिए, कि आप उसके किराएदार हो गए, आप हमको इतना किराया देते रहिएगा, ये भी हो सकता है। लेकिन आप उसके ओनर नहीं होंगे। परपिचुटी के लिए भी अगर आपको किराए पर मिल गया तब भी आप उसके ओनर नहीं बन जाएंगे, आप रहेंगे उसके किराएदार ही। तो इसमें भी 2 पार्टीज हैं। जो ट्रांसफरर होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेसर, यानी जो लीज दे रहा है वो लेसर हो गया। और जो ट्रांसफरी है, जिसने लीज पर लिया है किराए पर, यानी कि जो किराएदार है, उसको लेसी बोलते हैं। तो लेसर और लेसी 2 पार्टीज होते हैं। अब देखिए एक चीज लिखी हुई है इसमें कि लेसी जो होता है वो उसको सबलेट भी कर सकता है। सबलेट कर सकता है मतलब किसी और को भी किराए पर दे सकता है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में इसके लिए अलाउ किया गया है, तो जो लीज का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये अलाउ किया गया है कि आप किसी को सबलेट कर सकते हैं, या ये नहीं लिखा हुआ है कि आप उसको सबलेट नहीं कर सकते हैं, तब आप किसी और को दे सकते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन जैसे दिया हुआ है, ए फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years लेट्स आउट हिज प्रॉपर्टी फॉर यूज टू बी फॉर अ सम ऑफ ₹60,000। ए ने अपनी एक प्रॉपर्टी बी को 60,000 रुपए में 3 साल के लिए किराए पर दे दी है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लीज। इसको हम क्या कहेंगे, एक लीज कहेंगे। ए यहां पर क्या हो गया, ये जो ए है इट इज लेसर, और बी क्या हो गया, ये लेसी कहलाया। अब मान लीजिए कि बी ने उस प्रॉपर्टी को फर्दर, ए ने बी को किराए पर दिया एक फ्लैट, और बी ने उसको सी को पूरा फ्लैट किराए पे दे दिया, या उसके मान लीजिए एक कमरा किराए पर दे दिया, सी को सबलेट कर दिया। इसको कहते हैं सबलेट करना। तो ए हो गया लेसर, बी हो गया लेसी, और सी हो गया सब लेसी। इसको क्या बोलेंगे, सब लेसी बोलेंगे। ए लेसर, बी लेसी, और सी हो गया सब लेसी। लेकिन जब हम बी और सी के बीच के रिलेशन की बात करेंगे, सी के लिए बी क्या है, अगर ये पूछा जाए कि सी के रिलेशन में बी का क्या स्टेटस है, तो आप बताएंगे कि सी के रिलेशन में जो बी है वो उसका मकान मालिक है, यानी उसके लिए वो एक, ये आया बी, उसके लिए वो लेसर हो गया। ठीक है, सी के पॉइंट ऑफ व्यू से बी क्या हो गया, मकान मालिक हो गया। तो सी के पॉइंट ऑफ व्यू से बी लेसर हो गया। इस बात को ध्यान रखना है आपको। ओवरऑल देखें तो ए लेसर है, बी लेसी है, और सी सब लेसी है। लेकिन अगर पूछे बी और सी का क्या रिलेशन है, तो बी और सी का वही रिलेशन है जो ए और बी का है, यानी कि ए इसका लेसर और बी इसका लेसी है। तो बी और सी में बी लेसर हो गया और सी लेसी हो गया। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इस तरह से आपको फंसाया जा सकता है, क्योंकि ये बुक में आपके लिखा हुआ है साफ साफ तौर पर, इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए इसके आगे लिखा भी हुआ है, A is the lesser and B is the lessee. If B sublets the property to C, मान लीजिए B सबलेट कर देता C को, then B will be the lessee and C will be the sublessee. और उसके आगे लिखा हुआ है that the relation between B and C will be of that relation that is between A and B. B और C के बीच में वही संबंध होगा जो A और B के बीच में है। अब देखिए एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लीज। तो उसमें सबसे पहली चीज है पार्टीज। 2 पार्टीज इसमें भी होनी चाहिए, एक लेसर होना चाहिए और एक लेसी होना चाहिए। लेसर को हम लोग लैंडलॉर्ड भी कह सकते हैं, मकान मालिक भी कह सकते हैं, या जो लेसी है उसको हम टेनेंट भी कह सकते हैं, किराएदार कह सकते हैं। दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। दोनों ही पार्टीज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर हों।
यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कॉम्पिटेंसी आपने पढ़ी है कि 18 साल से ज्यादा हो, साउंड माइंड का हो और ऑथराइज्ड हो, तो वो तीनों चीजें इसमें मौजूद होनी चाहिए दोनों लोगों के पास। सब्जेक्ट मैटर ऑफ लीज, सब्जेक्ट मैटर ऑफ लीज इमूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए लीज के लिए। मूवेबल प्रॉपर्टी का लीज नहीं होता है, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी को अगर जनरली हम लोग देते हैं कुछ समय के लिए एंजॉय करने के लिए तो उसको रेंट पे देना बोलते हैं, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हम लोग लीज वर्ड का यूज करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ लीज, ड्यूरेशन ऑफ लीज हमने ऊपर पढ़ा है, एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए हो सकता है, सर्टेन टाइम के लिए हो सकता है, और या फिर परपिचुटी के लिए हो सकता है, हमेशा के लिए, अनंत काल। परपिचुटी मतलब होता है अनंत काल के लिए हो सकता है। लीज शुड कमेंस आइदर इन द प्रेजेंट और सम डेट इन द फ्यूचर। लीज अभी तुरंत शुरू हो सकती है प्रेजेंट डेट से जबकि ये साइन हो रही है लीज का कॉन्ट्रैक्ट, या फिर किसी फ्यूचर की डेट से भी हो सकती है कि आज से 6 महीने बाद ये लीज स्टार्ट होगी, ऐसा लिखा रहेगा लीज कॉन्ट्रैक्ट में, तो उस दिन से स्टार्ट होगी। या फिर कंडीशनल लीज भी हो सकती है। हैपनिंग ऑफ सम कंटिजेंसी का मतलब कंडीशनल लीज भी हो सकती है, जैसे कि कोई कंडीशन रख दी गई अगर लीज कॉन्ट्रैक्ट में, तो उस समय जब वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तब वो लीज स्टार्ट होगी, तो ऐसा भी किया जा सकता है। कंसिडरेशन, जैसे कि सेल में कंसिडरेशन क्या होता है, मनी होता है, ठीक है, उसको कंसिडरेशन बोलते हैं। यहाँ पर कंसिडरेशन के फॉर्म में प्रीमियम या रेंट मिलता है, किराया मिलता है या प्रीमियम मिलता है। अब प्रीमियम या रेंट, प्रीमियम वर्ड का यूज तब करते हैं जब एक बार में पैसा मिल जाए। जैसे 3 साल के लिए किराए पर दिया था ए ने, अब 3 साल का पैसा 60,000 रुपए हुआ, उसने 60,000 रुपए स्टार्टिंग में ही दे दिया पूरा का पूरा, कहा कि 60,000 रुपया रखिए 3 साल की लीज हमें दे दीजिए, तो प्रीमियम पेड हो गया। या रेंट हो सकता है कि उसको महीने में डिवाइड कर लिया 3 साल, यानी कि 48 महीने से डिवाइड कर दिया, जितना बना उतना रुपए महीना देते गए, तो वो रेंट हो गया। बात वही है कि जो पैसा दिया जाता है बदले में लीज के, वो हमारा प्रीमियम या रेंट कहलाता है। ये पेड हो सकता है या प्रॉमिस्ड हो सकता है, तुरंत पे कर दिया जाए या प्रॉमिस कर दी जाए कि महीने 2 महीने 6 महीने बाद हम देंगे इसको। सब लीज आपने पढ़ा कि जो लेसी होता है वो उसको आगे किसी को ट्रांसफर कर सकता है, लीज दे सकता है, उसको हम बोलेंगे सब लीज करना, और जो सब लीज लेता है वो सब लेसी हो जाता है। अब ये पूरा का पूरा प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है लीज में या कोई पार्ट ट्रांसफर कर सकता है। जैसे बताया आपने एक फ्लैट किराए पे लिया था ए से, आप बी हैं, और फिर आपको किराया ज्यादा लग रहा था तो आपने उसका एक कमरा जो है वो सी को ट्रांसफर कर दिया कि तुम एक कमरा ले लो किराए पर रहो, और उससे कुछ पैसा आपको मिल जाता है, आप मिला करके किराया भर देते हैं। ऐसा कई जगह होता है, आप जानते भी हैं। तो ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। अब इसको आप एक बार और देख लीजिए, फिर इसमें पूछ लीजिए जो आपको पूछना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये हमारा लीज का कॉन्ट्रैक्ट है, लीज सेक्शन 105 है, इसके बारे में ये बातें लिखी हुई हैं, और ये उसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक्सचेंज। अभी आपने सेल के बारे में पढ़ा सेक्शन 54, फिर आपने उसके बाद पढ़ा लीज के बारे में सेक्शन 105, और एक थर्ड टाइप का जो आपका ट्रांसफर है, स्पेसिफिक ट्रांसफर है, वो है एक्सचेंज। यह है सेक्शन 118 में मेंशन किया गया है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। एक्सचेंज का मतलब जैसे दो लोग हैं, उन्होंने अपने दोनों के पास कोई ना कोई चीजें हैं जिनका ओनरशिप है उनके पास। जैसे कि एक नीचे एग्जांपल बना है, ए के पास एक कॉटेज है और बी ओनर है एक फार्म का। ए ओनर है एक कॉटेज का, बी ओनर है एक फार्म का। ए ने अपना कॉटेज बी के नाम ट्रांसफर कर दिया, ओनरशिप इसमें भी ट्रांसफर हो रही है। जैसे सेल में ओनरशिप ट्रांसफर हो रही थी, सेम वे इसमें भी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो रहा है। कॉटेज इसने ट्रांसफर कर दिया बी को, और बी ने अपना फार्म जो है वो ए को ट्रांसफर कर दिया, तो ये चीज क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई। जैसे कि आपने बार्टर सिस्टम में पढ़ा था
9th 10th क्लास में पढ़ा होगा, बार्टर सिस्टम। उसमें आपने पढ़ा एक चीज को दूसरी चीज के बदले में जब हम एक्सचेंज करते हैं तो वो बार्टर कहलाता है। लेकिन वो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए यूज होता है बार्टर का टर्म। जब इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्सचेंज होता है तो उसको हम लोग एक्सचेंज के नाम से ही जानते हैं। When two person transfers ownership of one thing for the ownership of another, it is called exchange, and transfer of property by exchange can be made only by way of sale। ये important है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्सचेंज जो होता है वो केवल सेल के थ्रू ही हो सकता है। जब आप सेल कर रहे हैं, एक दूसरे को सेल कर रहे हैं, तभी एक्सचेंज हो सकता है। मतलब कि जब आप ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं तभी एक्सचेंज हो सकता है। जैसे ए ने फार्म का लीज इसको दे दिया, बी ने कॉटेज का लीज इसको दे दिया, तो उसको एक्सचेंज नहीं बोलेंगे, सेल ही होना चाहिए। यानी कि उसमें एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ राइट्स होना चाहिए। इसके फार्म का एब्सोल्यूट राइट जो है ए के नाम पर चला जाए, ए ओनर बन जाए, और कॉटेज का ओनर बी बन जाए। इसमें ए जो है, ए के जो राइट्स होंगे, या ए फार्म के लिए क्या कहलाएगा, बायर कहलाएगा। वैसे तो एक्सचेंज हो ही रहा है, लेकिन एक्सचेंज के केस में अगर हम बोले ए, ये दोनों ही सेलर भी हैं, दोनों ही बायर भी हैं। ए सेलर बायर दोनों है, बी भी सेलर बायर दोनों है। ए बायर है फार्म का और सेलर है कॉटेज का, ये कहा जा सकता है। ये लॉ में लिखा हुआ है। ए कॉटेज का सेलर कहलाएगा क्योंकि उसने कॉटेज को सेल किया है, और फार्म का बायर कहलाएगा क्योंकि उसने फार्म को बाय किया है। अभी जब हम लोग राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ सेलर एंड बायर पढ़ेंगे आगे टॉपिक्स में, तो उसमें एक्सचेंज के केस में ए के वो सारे राइट्स होंगे जो एक बायर के होते हैं, किसके संबंध में, फार्म के संबंध में, ये जो उसको मिला है, और उसके सारे लायबिलिटीज होंगे एज अ सेलर ऑफ कॉटेज। इसी तरह बी क्या है, बी बायर है कॉटेज का और सेलर है फार्म का। वो फार्म को सेल कर रहा है और कॉटेज को बाय कर रहा है, ये भी लिखें, अगर ये भी कहें तो सही है। तो एक्सचेंज क्या होता है, एक्सचेंज इज पॉसिबल बाय वे ऑफ सेल। इसमें सेल के द्वारा ही एक्सचेंज पॉसिबल है, यानी कि इन दोनों के बीच में ही सेलर और बायर का रिलेशन जनरेट हो जाएगा जब एक्सचेंज करेंगे। तो एग्जाम्पल आपको समझा ही दिया। यहाँ पर मनी नहीं मिल रहा है कंसिडरेशन में, बल्कि यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी कंसिडरेशन में मिल रही है। इसमें बस इतना सा ही है। नेक्स्ट जो है हमारा गिफ्ट है। फोर्थ टाइप का हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफर। फोर्थ स्पेसिफिक ट्रांसफर है गिफ्ट। इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 122 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। गिफ्ट आप लोग भी जानते ही हैं, आपको मिलता भी है, आप करते भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम कवर कर रहे हैं जनरली वो गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। हालांकि गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी भी होता है जो हम लोग जनरली करते हैं या जो हमें मिलता है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज मेड वॉलेंटरली, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वॉलेंटरली ट्रांसफर। अपनी मर्जी से कोई अगर कोई किसी चीज को दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहा है, उसकी ओनरशिप, यहाँ पर भी ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो रही है, वॉलेंटरली हो रही है, अपनी मर्जी से, और विदाउट कंसिडरेशन हो रही है। यानी कि इसके बदले में जो ट्रांसफरर है उसको कुछ नहीं मिलेगा। जब आप किसी को कुछ गिफ्ट देते हैं तो उसके बदले में उससे थोड़ी कुछ लेते हैं, तो वैसे यहाँ पर भी है, आपको बदले में कंसिडरेशन में कुछ नहीं मिलने वाला है, तो इसको हम गिफ्ट कहेंगे। अब इसमें जो ट्रांसफरर होता है उसको डोनर कहते हैं, और जो ट्रांसफरी होता है उसको डोनी कहते हैं। ट्रांसफरर को डोनर बोला जाएगा, और जिसको गिफ्ट किया गया है, जिसने गिफ्ट लिया, उसको डोनी कहेंगे। एक एग्जांपल बना हुआ है कि ए गिव्स हिज कार टू बी। नीचे ये बना भी हुआ है, ए ने अपनी कार बी को गिफ्ट में दी। ए के पास एक कार है, उसने अपनी कार बी को गिफ्ट में दे दी, ठीक है, लेकिन बी से बदले में कुछ नहीं लिया। ए ने अपनी कार ट्रांसफर कर दी बी को, या कोई प्रॉपर्टी का नाम भी लिख सकते हैं, वो बी को दे दिया, और बी से बदले में उसने कुछ भी नहीं लिया, नथिंग। बी ने क्या दिया बदले में, कुछ नहीं दिया, तो ये क्या हो गया, गिफ्ट हो गया। सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। कुछ चीजें आपको जो ध्यान रखनी है वो है एसेंशियल्स, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिखा हुआ है ए गिव्स हिज कार टू बी, बी एक्सेप्ट्स द कार, बट बी डज नॉट पे एनीथिंग इन रिटर्न ऑफ द कार, दिस इज नोन एज गिफ्ट।
ए इज द डोनर एंड बी इज द डोनी। जिसने गिफ्ट किया वो डोनर और जिसने लिया वो डोनी। ये एसेंशियल आपको याद रखना है, ये बहुत जरूरी है। पहली चीज, दो पार्टीज होनी चाहिए। कौन कौन सी दो पार्टीज होनी चाहिए? एक डोनर होना चाहिए और एक डोनी होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ समय के लिए दे दिया, ए ने बी को कहा कि मेरी कार रख लो, एक हफ्ते चलाना, उसके बाद मुझे वापस कर देना, तो ये गिफ्ट थोड़ी हुआ, ये गिफ्ट नहीं कहलाएगा। ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए पूरा, वो उसका मालिक बन जाएगा। थर्ड पॉइंट इज प्रॉपर्टी शुड बी सर्टेन एंड एग्जिस्टिंग। प्रॉपर्टी सर्टेन होनी चाहिए, एग्जिस्टिंग होनी चाहिए। ये चीजें लीज के लिए भी लागू होती हैं, ये चीजें सेल में भी लागू होती है, और ये चीज यहाँ भी लागू होती है कि जो प्रॉपर्टी हो वो सर्टेन हो, एग्जिस्टिंग हो। ऐसा नहीं कि भविष्य में हम कोई चीज खरीदेंगे फिर वो हम तुम्हें गिफ्ट करेंगे, ऐसी बात हम आज से ही बोल दें। वो एग्जिस्टिंग होनी चाहिए। ट्रांसफर शुड बी वॉलेंटरी। सर्टेन का मतलब ये होता है कि उसकी जो पोजीशन है, वो लोकेशन है, वो तय होनी चाहिए कि इस मोहल्ले में इस जगह पर ये उसकी जमीन का नंबर जो है वो भी उसमें हो, मकान है तो मकान का नंबर हो, ये सारी चीजें तय होनी चाहिए। ट्रांसफर शुड बी वॉलेंटरी। वॉलेंटरी मतलब अपनी मर्जी से होना चाहिए। अब हम किसी के कनपट्टी पर बंदूक रख के कहेंगे कि तुम हमें गिफ्ट कर दो अपना मकान, तो वो गिफ्ट थोड़ी आएगा, ठीक है। तो वॉलेंटरी होना चाहिए, अपनी मर्जी से कोई जब देगा तभी वो गिफ्ट माना जाएगा। शुड बी विदाउट कंसिडरेशन। कोई उसके बदले में आपको कुछ भी चीज नहीं लेनी है, तब वो गिफ्ट कहलाएगा। मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय डोनी इन हिज लाइफ टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे एमसीक्यू बनते हैं, बन चुका है कि मान लीजिए ए ने बी को अपना जो हाउस है वो डोनेट करना चाहा। ए ने बी को बोला कि हम तुम्हें अपना मकान डोनेट कर रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं। बी ने क्या किया? बी ने उसका एक्सेप्टेंस नहीं दिया कि ठीक है हम मकान ले रहे हैं, और बी की मृत्यु हो गई। बी मान लीजिए कि मर गया बिना एक्सेप्टेंस दिए। ए ने बी को दिया था, कहा था कि आप हमारा मकान ले लीजिए, हम आपको गिफ्ट करना चाहते हैं। बी गिफ्ट के लिए एक्सेप्ट करता कि हाँ हमें मकान चाहिए, हम गिफ्ट लेंगे, उससे पहले ही बी की डेथ हो गई। अब बी का एक लड़का है सी, वो जाकर केस कर दिया। बी का सपोज एक लड़का है सी, उसने जाकर के कोर्ट में केस कर दिया कि ए का जो मकान है वो मेरा है, क्योंकि इन्होंने मेरे पिताजी को गिफ्ट किया था ये। तो ये ए चाहेगा तो ये केस जीत जाएगा, ये कहकर, मतलब उसको मकान नहीं देगा ये कहकर कि भाई बी ने तो अपने जीते जी एक्सेप्टेंस दिया नहीं था, तो ओनरशिप ट्रांसफर हुई नहीं। और जब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो उस मकान पर इसके बेटे का कोई अधिकार नहीं बनता। हम तो बी को गिफ्ट देना चाह रहे थे और बी ने हाँ बोला ही नहीं पूरे जीवन भर, और उसकी मृत्यु हो गई, तो उस पर अधिकार सी का नहीं रहेगा। इसीलिए लिखा हुआ है मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय डोनी इन हिज लाइफ टाइम। तो ऐसा अगर आपको एमसीक्यू पूछा जाता है तो आप उसमें अकॉर्डिंगली आंसर करिएगा। नेक्स्ट है, एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस द डोनर मस्ट बी कैपेबल ऑफ गिफ्ट। अब इसी एग्जाम्पल को देखिए फिर से कि ए ने कहा कि हम अपना मकान तुम्हें गिफ्ट करेंगे, बी को करना चाहते हैं। बी महीने 2 महीने तक कोई जवाब नहीं दे रहा है, नहीं बोल रहा है हाँ कि हाँ हमें गिफ्ट चाहिए, हम लेना चाहते हैं। 2 महीने बाद ए ने उस मकान को किसी और को बेच दिया, मान लीजिए XYZ किसी को बेच दिया। अब भी कह रहा है कि भाई 6 महीने बाद आया, कहा कि आपने हमें मकान गिफ्ट करना आप चाहते थे, हम चाहते हैं कि वो हमें गिफ्ट कर दें। तो अब ए बोलेगा कि वो मकान तो हमने बेच दिया है। अब जब इसने मकान बेच दिया तो कैसे गिफ्ट करेगा? नहीं कर सकता ना। अब वही बात लिखी हुई है, एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, जब भी उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो डोनर कैपेबल हो गिफ्ट देने में, तभी गिफ्ट होगा। अब तो ए कैपेबल नहीं रहा, अब तो मकान उसका नहीं है, तो वो कैसे ट्रांसफर कर दे बी को? अब तो किसी और का हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डोनर और डोनी दोनों ही लिविंग पर्सन्स होने चाहिए, क्योंकि अगर डोनी की मान लीजिए ए की डेथ भी हो जाए, इसने किसी और को नहीं भी बेचा हो, और 6 महीने बाद जब ये उससे मकान मांगने आया गिफ्ट में कि जो आप हमें देना चाहते थे मकान वो दे दीजिए, और ए उस समय जीवित नहीं है, तो ए के बच्चों से थोड़ी कह सकता है कि ये मकान मेरा है क्योंकि ए हमें गिफ्ट करना चाहता था। तो ऐसा नहीं होगा, इसी बात को इसमें लिखा हुआ है। तो डोनर और डोनी दोनों ही कैपेबल होने चाहिए
और दोनों लिविंग पर्सन होने चाहिए। ये कंडीशंस इसकी है। अब एक कॉम्परेटिव स्टडी है, जल्दी से इसको आप देख लीजिए, समझने की कोशिश करिए, नहीं समझ में आता है तो फिर बताइए। उन्हीं बातों को समराइज करके लिखा हुआ है। कुछ समझ में आ रहा है आकांक्षा जी? Yes, sir. कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? थोड़ा बहुत। Yes, sir. अच्छा, देखिए इसमें लिखा हुआ है सेल, लीज, एक्सचेंज और गिफ्ट का एक कॉम्परेटिव स्टडी है। ट्रांसफर में, सेल में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है, लीज में ट्रांसफर ऑफ लिमिटेड ओनरशिप होता है, मतलब राइट टू एंजॉय होता है फॉर रेंट। एक्सचेंज में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है फॉर सम अदर प्रॉपर्टी। गिफ्ट में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है विदाउट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में सेल अगर करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा? कंसिडरेशन में प्राइस। लीज अगर करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा? रेंट या प्रीमियम, दोनों लिख सकते हैं, इसमें रेंट लिखा हुआ है। एक्सचेंज में क्या मिलेगा? कंसिडरेशन में आपको अनदर प्रॉपर्टी मिल जाएगी, और जब आप गिफ्ट करेंगे तो बदले में आपको मिलेगा नो कंसिडरेशन। मोड ऑफ ट्रांसफर, इसमें सेल डीड बनती है और ये रजिस्टर्ड सेल डीड होनी चाहिए, तभी सेल कर पाएंगे आप, सेल के थ्रू ट्रांसफर होगा। लीज में लीज डीड बनती है, ये भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। एक्सचेंज में भी सेल डीड बनती है, क्योंकि आपको एक्सचेंज में बताया था दोनों के बीच में रिलेशन सेलर और बायर का होता है, तो दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टी का सेल डीड बनवा के दूसरे का नाम ट्रांसफर कर देंगे और ये एक्सचेंज हो जाएगा। गिफ्ट में गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शुड बी रजिस्टर्ड। अगर मूवेबल है तब तो आप उसको पोजीशन दे दीजिए और वो ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड बनना चाहिए, गिफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए रजिस्टर्ड। तो ये इसका मतलब हो गया। अब आपको आज के लेक्चर में कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, बाकी हम इसको अपलोड कर देंगे, आप दोबारा देखना चाहिएगा तो देख लीजिएगा। साक्षी यादव, कुछ पूछना है? आदर्श, यशपाल, शेफाली, श्रेयांशी, साक्षी, ऋषभ, प्रशांत, मानसी, किसी को कोई दिक्कत नहीं? या तो सब समझ में आ रहा है या तो फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, दो ही कंडीशन है। जतिन जी? नो सर। नो सर मतलब क्या? कुछ नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, क्लियर है। मतलब दिमाग से क्लियर हो गया कि समझने में क्लियर है? समझने में क्लियर है सर। ओके गुड। आदर्श जी ठीक है? चलिए तो फिर इसको आप लोग एक बार और पढ़ लीजिएगा, बुक से भी पढ़ लीजिएगा, और इसका हम अपलोड करेंगे वीडियो, उसको भी आप चाहिएगा तो देख लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में।